गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विनीता वर्मा, टारगेट टीजीटी होम साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम अपनी क्लास जो हम लोगों ने परसों की थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें पांचों ब्रांच को हमने सीरियल वाइज 10-10 क्वेश्चन ऐड किया था, उसी में आगे आज हम बढ़ते हैं। बस उसमें जो है आज की खास बात यह है कि आज हमने इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी तो डाली, उसके अलावा न्यूट्रिशन साइंस की जगह चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भूड़ में रक्त कहाँ पाया जाता है। तो भूड़ में रक्त कहाँ पाया जाता है कह सकते हैं, या फिर कहाँ बनता है। तो भूड़ में रक्त हमारा लीवर में बनता है। और बाकी वैसे सामान्य जब मनुष्य होता है तो उनका रक्त जो है बोन मैरो या कह सकते हैं अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन भूड़ में रक्त लीवर में बनता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। हमारी हड्डियाँ जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती हैं, तो उसमें प्रोटीन भी होती है। जो खास प्रोटीन है वो है ओसिन प्रोटीन, हमारी हड्डियों में पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए कंकाल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो एक है ये उपांगी और तीसरा चौथा दोनों कंटिन्यू कर दिए हैं। इसमें उपांगी में 126 हड्डियां पाई जाती हैं, और अच्छी कंकाल है, अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो उसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों को मिलाने के बाद हमारी 206 हड्डियां हमारी कुल जो है कंकाल में पाई जाती हैं। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिक एसिड बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब शरीर में मानव शरीर में बढ़ता है तो उससे जो है गाठिया रोग या कह सकते हैं जो जोड़ का दर्द होता है वो गठिया रोग हो जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स तरह तरह के जिससे लैक्टिक अम्ल बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, जो कि हम जो है बहुत ज़्यादा जटिल प्रोटीन है, तो नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और इसके साथ धीरे धीरे फिर गठिया रोग वो ले लेता है गठिया का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कोशिका से बनता है या बीटा कोशिका कह सकते हैं, तो उससे हमारा इंसुलिन बनता है। और बीटा कोशिका कहाँ बनता है, वो हमारे शरीर के पेनक्रियाज कह सकते हैं या फिर अग्नाशय है, उसी में 3 सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा बीटा व गामा। तो उसी में जो है अल्फा बीटा व गामा कोशिका, उसी में बीटा कोशिका से हमारा इंसुलिन जो है स्रावित होता है, और इसी इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज सही काम नहीं करता तभी जो है इंसुलिन का स्रवण नहीं होता है, तो फिर मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें ध्यान ये भी रखने वाला है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। और इंसुलिन कहाँ से, तो बीटा सेल से निकलता है, और बीटा सेल्स कहाँ, तो अग्नाशय से या हमारे पेनक्रियाज से निकलती हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन है। श्वसन है, अगर श्वसन क्या है, तो यह एक अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन हमारी क्या है, अपचयन प्रक्रिया है, मोटाबॉलिज्म कह सकते हैं। और मोटाबॉलिज्म भी दो होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में, इसको भी देख लेते हैं, जो हमारे शरीर में कुछ भी टूट फूट होती है, टूटता है, तो वो हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जो भी हमारे शरीर में बनता है, जुड़ता है पोषण के साथ, वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए अभी हमने ऊपर बताया भी था, फिर ये नीचे था, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फिर है हमारा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम किस पर प्रक्रिया करता है। तो टाइलिन हमारा, जो टाइलिन एंजाइम है वो हमारा स्टार्च पर अपनी प्रक्रिया करता है या स्टार्च को पचाने में सहायक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में किसका पाचन नहीं होता। तो हमारे मुख में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता, प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं शुरुआत होता है। इस तरह से हमारे फर्स्ट टॉपिक से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर आइए देखते हैं हम टेक्सटाइल ब्रांच से 10 क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हमने सेल्फ मेड बिल्कुल सरल फॉर्म में बनाया है, जो कि स्पेशली टीजीटी के लिए है। और बाकी देखिए
70% सिलेबस तो वही रहता ही है, इसलिए पीजीटी हो सकता है, नेट हो सकता है, इन्हें से पूछता बस ये कि थोड़ा वो डेप्थ में चला जाता है। तो लेकिन इसको जो है स्पेशली टीजीटी के लिए, क्योंकि हमारा पेपर शायद जल्द ही आने वाला, तो इसके लिए ये सारे बिल्कुल टीजीटी के जो है फॉर्म में है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, कह सकते हैं कि कम लंबाई वाले धागे, जो निर्मित धागों को क्या कहते हैं? तो कम लंबाई वाले धागों जो है होते हैं, वो जो बनते हैं उनको स्पन धागा कहते हैं। और यहीं पर ये भी देख लीजिए, देखिए दोनों चीज में अंतर है। जो छोटे जो धागे होते हैं, जो छोटे रेसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम स्टेपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि जो बना हुआ धागा होता है कम, तो वहां पर जो है उसको हम स्पन यार्न या स्पन सूत कहते हैं। ये हो गया हमारा जो है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत काटने का अर्थ है। तो सूत काटने का अर्थ क्या होता है? तो इसको कहते हैं घूमना या घुमाना कह सकते हैं, या एक चीज होती है ट्विस्ट करना। काटने का मतलब कि ट्विस्ट, क्योंकि ट्विस्टिंग के द्वारा ही हम कताई प्रक्रिया करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थ रंगों की संख्या है। तो कितने तटस्थ रंग है? 3 रंग है, एक है काला, सफेद और एक होता है ग्रे कलर या स्लेटी कलर कह सकते हैं। ये हमारे तटस्थ रंग हैं। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला सिंथेटिक रंग की खोज। सबसे पहले सिंथेटिक रंग की खोज किसने की? तो ये देख लेते हैं। इसका ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये हमारा थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम स्पेशली आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला सिंथेटिक रंग विलियम हेनरी पार्कर ने खोज किया था सन 1856 में। विलियम ने मलेरिया के इलाज की खोज करते वक्त, जब मलेरिया की जो दवा इन्होंने बनाई है, जिसको कहते हैं सिनकोना, ये सिनकोना की छाल से बनता है, तो उसकी खोज करते वक्त गलती से एक डाई बन गई थी और इन्होंने मलेरिया के टीके की भी खोज करी थी। इस तरह से सिंथेटिक रंगों की खोज इन्होंने की। फिर आइए देखते हैं इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनन रेशे की लंबाई होती है। तो लिनन रेशे की लंबाई हमारी 12 से 20 इंच तक होती है। और ये लिनन हो गया, कपास हो गया, ये सारे हमारे स्टेपल में आते हैं। प्राकृतिक जगत का एक इकलौता रेशा है रेशम, जो है हमारा फिलामेंट में गिना जाता है। बाकी अन्य जो है सारे रेशे स्टेपल में गिने जाते हैं। रेशम अपनी लंबाई के कारण फिलामेंट में आता है। बाकी अन्य जितने भी कृत्रिम जगत के रेशे हैं वो सारे हमारे फिलामेंट में आएंगे। प्राकृतिक जगत के सिर्फ रेशम को छोड़कर सारे रेशे स्टेपल में, रेशम फिलामेंट में मेजरमेंट किया जाता है। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का या लिनन रेशे का व्यास कितना है? तो लिनन रेशे की लंबाई 12 से 20 इंच और लिनन रेशे का व्यास 14 से 18 माइक्रोन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? तो वस्त्रों का राजा रेशम को कहते हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन में सल्फर की मात्रा। तो ऊन में सल्फर की मात्रा 4% पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र बनने प्रारंभ हुए। ऊनी वस्त्र बनना कहाँ प्रारंभ हुए? तो ऊनी वस्त्र बनना इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। ऊनी वस्त्रों की बनने की शुरुआत कहाँ हुई? ये हमारी इंग्लैंड में हुई थी। फिर इस तरह से हमारे टेक्सटाइल के भी 10 क्वेश्चन सॉरी शुरुआत हुए थे। फिर है देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट से हम आइए देखते हैं आगे फिर 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, उस तरह से तो हमारा ये 21 नंबर प्रश्न है, लेकिन वैसे होम मैनेजमेंट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली लाइफ साइकिल की अवधारणा किसने दी? या फैमिली लाइफ साइकिल जो चक्र है हमारा, उसकी अवधारणा, उसका सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी अवधारणा किसने दी? तो राउड्री ने दी थी। इसकी जो है राउड्री ने बनाया था। ये यहाँ पर शायद गलत टाइप हो गया है। तो ये हमारी फैमिली लाइफ साइकिल की अवधारणा राउड्री ने दी थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
विगलो ने पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ भी प्रश्न, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा ही है सारा, सिर्फ जो है रिवीजन ही करना है। तो यहाँ पर विगलो महोदय ने पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवधारणाएं बताई, तो इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, और ये मुख्य 3 अवस्थाएं बताई इन्होंने, और इन्होंने जो मुख्य के बाद अन्य 8 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन वैसे तो मुख्य 3। यहाँ पर ध्यान रखना है कि विगलो ने पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य 3 अवस्थाएं और गौड़ रूप से 8 अवस्थाएं बताई हैं, और फैमिली साइकिल की अवधारणा राउडरी ने दी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम इसी के आगे देखते हैं। किस अवस्था में संसाधनों की मांग अधिक होती है। तो यहाँ पर अवस्था हमारी पारिवारिक जीवन चक्र से ही ली जा रही है, क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्रों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। इस तरह से ये आपने जब परिवार वाला टॉपिक पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, टीजीटी 2021 में भी आया था। तो किस अवस्था में संसाधनों की मांग अधिक होती है, ये हमारी विस्तार की अवस्था है, और ये उस तरह से दूसरी अवस्था कहलाती है। क्योंकि देखिए, प्रथम अवस्था होती है कि जब जो है पारिवारिक लोग या नवदंपति विवाह करते हैं, तब ये उनकी प्रथम अवस्था होती है। और द्वितीय अवस्था इसलिए होती है, संसाधनों की मांग बढ़ती है, क्योंकि उसमें जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके खर्च, उनकी जिम्मेदारियां, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वही जो है विस्तार की अवस्था कहलाती है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध की जड़ संस्कृति है। गृह प्रबंध की जड़ संस्कृति है, ये किसने कहा। तो इसको जो है इरिन होफमैन ने कहा। यहाँ पर 2-3 तो परिभाषाएं हम जरूर 1-2 डाल देते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने 2 बताए थे। एक ये था कि जो है बांध के समान तुलना किसने की है गृह प्रबंध की, तो देवदास ने की है। और कोटजिन की भी एक हमने परिभाषा डाली थी, और इसमें एक है कि गृह प्रबंध की जड़ संस्कृत है, ये कहा है इरिन होफमैन ने। और तो आप इसमें कीवर्ड टॉप छोटा सा वर्ड पकड़ सकते हैं कि संस्कृत, जड़ संस्कृत किसने बताई है, तो इरिन होफमैन ने बताई है। फिर इसके बाद इसी में आगे है पारिवारिक संसाधन के प्रकार। जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, तो पारिवारिक संसाधन जो हमारे होते हैं, तो उनके कितने प्रकार हैं, तो वो 2 प्रकार हैं। एक है मानवीय संसाधन, दूसरा है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत देखिए वो आते हैं जो मनुष्य के अंदर निहित होते, उनके गुण, उनके वैल्यू, उनकी इच्छा, उनका जो समय होता है। लेकिन देखिए समय अपवाद भी है, देखिए नीचे क्वेश्चन भी है, समय को मानवीय बताया है ग्रास एंड कैंडल ने, और यहाँ पर ही समय को अमानवीय बताया है हमारे जो है निखिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया है समय को। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। तो तो संसाधन 2 प्रकार हैं, मानवीय व अमानवीय। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मानवीय जो है जो मनुष्य के अंदर होते हैं, हमारे गुण, हमारी इच्छाएं, हमारे वैल्यू, जो कुशलता, योग्यता, इच्छा, ये सब हमारे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अमानवीय संसाधन के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जिस जैसे भौतिक संसाधन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हमारे जो हमारे सार्वजनिक स्थल हो गए, अस्पताल हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गए, मंदिर हो गए, ये सब हमारे अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और समय को अपवादित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, समय को मानवीय बताया ग्रास एंड कैंडल ने, और अमानवीय बताया है निखिल और डार्सी ने। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। उसी संसाधनों में वैसे तो 2 ही मेन है, या मुख्य कह सकते हैं, मानवीय व अमानवीय, लेकिन इसका एक और प्रकार है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। लेकिन नवीकरणीय में आते हैं हमारे जल, हवा, सूर्य, ताप। ताप का मतलब उष्मा से हो सकता है, या सूर्य की जो गर्मी होती है, हीट, उसको कहते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि ये अमानवीय भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर नहीं, लेकिन अमानवीय में बहुत चीज़ें परिवर्तित होती है। देखिए इसकी एक ट्रिक है नवीकरणीय संसाधन की, जिनका उपयोग हम दोबारा या बार बार कर सकें। जैसे सूर्य का प्रकाश है, आज मिला हमको, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। जल है तो हमें आज भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। तो जो साधन हम बार बार प्रयोग करें उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के प्रेरक तत्व। जो हम प्रबंधन पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट में, तो उसको प्रेरित करने वाले जो मुख्य तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं। तो हो गया हमारा
एक होता है हमारा लक्ष्य, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा गोल। फिर है नेक्स्ट हमारा मूल्य, यानी कि हमारी वैल्यू। फिर है हमारा स्तर। इस तरह से हमारे ये 3 मुख्य प्रेरक तत्व हैं जो कि हमको प्रेरित करते हैं हमारे गोल तक पहुंचाने में। और होम मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं होम मैनेजमेंट हो, किसी भी चीज़ का आप मैनेजमेंट करते हैं, आयोजन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं, उसी के साथ हम अपनी प्लानिंग करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के गुण, या कह सकते हैं कि जो एक अच्छा प्रबंधक होता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। भाई जब उसके अंदर गुण ये जो निर्धारित हैं वो होंगे तभी वो अच्छा प्रबंध कर पाएगा, वो अच्छा चीज़ें निर्णय भी ले पाएगा। निर्णय भी एक चीज़ है, तो इसमें उसके अंदर गुण है ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि वो दूर तक सोच पाए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, सही निर्णय सही समय पर प्रेजेंट ऑफ माइंड वो ले सके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार, कुशल नेतृत्व भी होना चाहिए उसके अंदर। इस प्रकार के गुण जो है हमारे कहलाएंगे अच्छे प्रबंधक के वो गुण होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट जो है क्वेश्चन है, निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। यानी कि अभी जो ऊपर हमने प्रबंधन पढ़ा, तो जो प्रबंधन का हृदय है वो क्या है, निर्णय लेना। ये बात किसने कही, तो ये बात कही है ग्रास एवं कैंडल ने ये बात कही है। यानी कि किसी भी चीज़ का प्रबंधन करेंगे तो सबसे पहले हमको निर्णय लेने की हमारे अंदर क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। जब हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे कि इधर जाना है कि उधर जाना, तब हम एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय कहलाता है। इस तरह से हमारा होम मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन से हमने प्रश्न लिए हैं, 10 प्रश्न हमारे इससे हैं, लेकिन इसमें हमने सारे जो है प्रश्न सिर्फ जो है अधिकतर करके कोशिश की है क्रमवार करने की, इसलिए हमने अभी कोई और टॉपिक उठाया नहीं है। पिछली वीडियो में भी कोशिश यही थी कि कौन सी संस्थाएं हैं, किस सन में उनकी स्थापना हुई, वो सारे क्वेश्चन थे। और आज भी सन के ही सारे क्वेश्चन है। इस तरह से क्योंकि हमने देखा है आप लोग कि ये मैंने खुद भी ये फील किया है कि जितने भी यूट्यूब चैनल में पढ़ाया जाता है या बुक में भी है, तो सारी चीज़ें हमको इकट्ठे नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए हमने इस कमी को दूर करते हुए जो है आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए कि सारे टॉपिक इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए अन्य क्वेश्चन ना करके सारे टॉपिक वाइज सिर्फ सन ही है, आप इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह से आप, या फिर आप छोटी छोटी स्लिप बनाकर कहीं लगा सकते हैं। इस तरह से आप इनको रिवाइज करते रहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मारथंडम योजना। यह मारथंडम योजना कब बनी और किसने इसकी शुरुआत की, तो ये 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हेज ने इसकी शुरुआत की थी मारथंडम योजना की। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको रिमार्क कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्राम सेवा योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1945 में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन कुल मिला करके आप इनको स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलखेड़ी विकास योजना की शुरुआत कब हुई, तो नीलखेड़ी विकास योजना की शुरुआत 1947 हुई। और आप इससे एक टॉपिक भी बता सकते हैं कि भाई नई शुरुआत, नीलखेड़ी मतलब नई तरीके से शुरुआत, जो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 उसी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से आप जोड़ करके सन याद कर लीजिएगा, एक एक दो दो सन आप रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई। अंत्योदय कार्यक्रम योजना का शुरुआत हुई थी 1977 और 78 के बीच, या कह सकते 77 में तैयार हुई होगी और 78 में लागू हुई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत भी 1977 में हुई। अंत्योदय कार्यक्रम का तात्पर्य, जब ये हमारा जो राशन बंटना शुरू हुआ था, राशन कार्ड हमारे बने, तो उसी को अंत्योदय कार्यक्रम योजना कहते हैं।
फिर है, आइए हम उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 और ये आपको कहीं कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ SSA, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई, सबके लिए शिक्षा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में, इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1980 में शुरुआत हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत सन 1989 में इसकी भी शुरुआत हुई थी। इसी के आसपास के सन लेकर आए हैं हम। इसकी खास बात तो सारे जो है इसको सीरियल से लगा लीजिएगा और लगभग 88, 77 से लेकर 89, एक ही थोड़ा दूर है 2001 वाला, बाकी सब आसपास के ही क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का संबंध है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, प्रसार शिक्षा का संबंध किससे है तो इसका संबंध हमारे मानव जीवन से, लिख देंगे मानव जीवन से या प्रारंभिक जीवन से, इस तरह से, या स्कूली शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से। तो सबसे सटीक आंसर प्रसार शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा तो होती है, अनौपचारिक शिक्षा तो होती ही होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा मानव जीवन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मानव जीवन। फिर इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में इसकी जगह पर न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन थे, लेकिन उसको कई वीडियो में न्यूट्रिशन साइंस हमने पढ़ाया, थ्योरी क्लास भी न्यूट्रिशन साइंस की कई दी हैं, लेकिन अभी चाइल्ड डेवलपमेंट हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए आज जो है इसके क्वेश्चन हम लेकर आए और सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो कहीं एक कॉपी बना लीजिए और सीरीज में एक साथ सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज, या आप अपना 5 अलग अलग कापियाँ बना करके, और आपको जो है अगर आप चाहेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़िए तो आपको हर हालत में बेनिफिट इसका मिलेगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि सारे टॉपिक वाइज हैं। आप कोई भी चैनल खोल कर पढ़िए, आपको इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फिर है, आइए हम देखते हैं इसी का पहला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कह सकते हैं कौन है तो मनोसामाजिक के हमारे कौन है, एरिक एरिक्सन इसके प्रतिपादक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक, द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा तो बुद्धि सीखने की योग्यता ये कहा है बंकिंघम महोदय ने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउन सिंड्रोम क्या है तो डाउन सिंड्रोम हमारा एक अनुवांशिक विकार है। आइए इसको हम जरा सा आपको डिटेल में बताते हैं। डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसको जो हमारे, या कह सकते हैं मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है, लेकिन पैर में होते हैं 23। तो जब इसमें कहीं पर घटबड़ हो जाती, कम ज़्यादा हो जाता है, या मान लीजिए किसी भी मनुष्य में मान लीजिए आ गया हमारा 45 हो गया, 45 गुणसूत्र हो गए, या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 24 हो गए, 23 जोड़े की जगह 24 जोड़े हो गए, है ना। तो इस तरह से जब ये विकार हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये डाउन सिंड्रोम हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक विकार कहलाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इड कह सकते हैं, इड का प्रतिनिधित्व तो करता है, तो इड का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो ये जो है अचेतन मन करता है, जो कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, उन्होंने दिया है। आपने पढ़ा होगा इड यानी कि इदम, पराहम, ईगो, सुपर ईगो, ये उसी का है। उसमें बताया गया इट का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो हमारा जो अचेतन मन, और जो चेतन मन होता है वो जो हमारे ईगो का प्रतिपादन करता है, तो अचेतन मन का। और फ्रायड महोदय ने
मनोलैंगिक विश्लेषण का जो प्रतिपादन किया है उसी से ये लिया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के हृदय की गति तो कितनी होती है उनकी हृदय की गति? तो 120 से 140 तक हृदय गति होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का प्रक्षेपण या भाषा विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये किसने दिया? तो आप ये आपका रटा रटाया प्रश्न है, बहुत ही इजी है लेकिन डाल दिए रिवीजन के लिए कि नॉन चॉम्स्की ने भाषा विकास का प्रक्षेपण दिया है। फिर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सरल भी है लेकिन रिवीजन की कमी से कभी कभी गलत हो जाता है कि बिने ने दिया है कि टर्मन ने दिया है। बिने और टर्मन दोनों लोगों ने साथ में काम किया। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया है टर्मन ने, और पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं। किसने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं? स्किनर ने। और प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो बिने ने किया। देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होता है 8 में और 10 में कि परीक्षण किसने किया। तो ये हमारा